Hello students, this is Pratiksha Shukla and today we are going to learn about the equilibrium of bodies. तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा था कि if we are applying the force on a body, then what is going to happen? It will change its state. It can change the shape and size. But हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पढ़ रहे थे we were learning about the state. बॉडी रेस्ट में है तो मोशन पर आ जाएगी, मोशन में है तो इट कैन बी एट द रेस्ट. ऑलराइट, तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ बॉडी, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ना है बेसिकली हमें? वी आर गोइंग टू लर्न दैट कि फोर्स अप्लाई होने के बाद भी हमारी बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा. If we are applying several forces on our body and the state of body is not going to change. एक बॉडी हमारी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहे जबकि उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो मूव ही करती रहे जबकि उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं. दैट टाइम द कंडीशन इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? क्या पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड there is no change in its state, that is state of rest or motion, that time it is known as equilibrium, or we can say the body is in equilibrium. फिर से बता देते हैं आपको कि हमारी जो बॉडी है जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहे जबकि उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, several forces are acting on it, that time it is said that the body is in equilibrium. How many types of equilibrium are there? There are basically two types of equilibrium. दो तरह के इक्विलिब्रियम है हमारे. फर्स्ट इज योर स्टैटिक एंड सेकेंड इज योर डायनामिक. पहला हमारा कौन सा है? स्टैटिक. और दूसरा इक्विलिब्रियम है डायनामिक. स्टैटिक नाम से ही समझ आ रहा है, स्टैटिक रुका हुआ, रेस्ट. और डायनामिक दैट मीन्स मोशन, जो मूव कर रहा है ना. तो हमने क्या पढ़ा? इक्विलिब्रियम में स्टेट चेंज नहीं होती है. तो हमारे जो इसके दो टाइप से बेसिकली स्टेट पर ही बनाए गए हैं, डिफाइन कर दिए गए हैं. पहला हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ रेस्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. तो आ जाते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. व्हाट इज योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा कि व्हेन आवर बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेज. किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हों लेकिन उसके बाद भी हमारी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वो रेस्ट पर ही रहे, देन इट विल बी योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक टेबल बना ली, दिस इज आवर टेबल, और इसके ऊपर रख दी एक बुक. ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करी? एक बुक रख दी. तो इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बेसिकली. एक फोर्स है इसका वेट W=mg, और दूसरा फोर्स है एक नॉर्मल रिएक्शन जो ये टेबल इस बुक को दे रही है, इसको M या R से डिनोट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो अभी हम देख रहे हैं बेसिकली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बुक. वन इज योर W=mg, इट्स वेट. ठीक है, एंड सेकेंड इज द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द टेबल टू द बुक. नाउ आई विल से कि अब मैं इधर से एक फोर्स लगा देती हूं, कितना? 10 न्यूटन का. तो अब तो हमारी बॉडी नहीं रहेगी ना, लेकिन अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इधर भी लगा दिया जाए 10 न्यूटन का, तो क्या जितना हमारा mg था उतना ही n है, बैलेंस हो गए. जितना F1 है उतना ही F2 है, अगेन बैलेंस हो गए. तो जब बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों लेकिन इसके बाद भी वो अपनी स्टेट में चेंज ना करे, कौन सी स्टेट चेंज ना करे? रेस्ट वाली. तो कौन सा होगा हमारा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा. लेट अस सपोज सबने देखा होगा बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस. हमारे घर में जो तराजू होता है, बैलेंस देखा है ना, उसमें सब्जी वाले से सब्जी लेने जाओ, एक साइड में क्या रखता है? 1 किलोग्राम रखता है, एक साइड में आपका ही विल की पोटैटोज और टोमेटोज वट एवर यू आर बाइंग इक्वल हो जाते हैं. तो क्या होता है? इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल बैलेंस हमारा बराबर हो जाता है ना. कोई मोशन नहीं होता है, उसका जो बीम है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है. दैट टाइम इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. बेटा एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में
कि द बीम बैलेंस शोज विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, आंसर विल बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुक जाता है, रेस्ट पर आ जाता है, जहां पर भी रेस्ट होता है दैट इज योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ऑलराइट, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम नाम से ही समझ रहे हैं. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डायनेमिक में दैट मीन्स मोशन की बात कर रहा है. इफ अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, तो जो मोशन कर रहा है उसी मोशन की स्टेट में रहे, जबकि सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर इट. और कैसे कह सकते हैं, व्हेन द सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट कैन बी ट्रांसलेटरी, इट कैन बी रोटेशनल, दैट टाइम द इक्विलिब्रियम इज योर डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक नाम से ही समझ आ रहा है, डायनामिक मीन्स मोशन से रिलेटेड होता है डायनामिक. ऑलराइट, एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट. एग्जाम्पल सबने देखा होगा, रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप सबने देखी है. ये हमारी रेन ड्रॉप है, एक बना ली हमने. नीचे फॉल डाउन होती है तो एक तो फोर्स पक्का लगेगा, ये वाला. अच्छा, अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इसका जो बैलेंसिंग फोर्स होगा, एक तो अपथ्रस्ट या बायएंड फोर्स, क्लास 9 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, वही वाला फोर्स. तो एक तो हमारा जो बायएंड फोर्स या अपथ्रस्ट वी कैन से, वो इसको बैलेंस करेगा, प्लस दूसरा कौन सा, फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन और विस्कोसिटी वी कैन से. तो ये दोनों ही फोर्सेस किसको बैलेंस करेंगे, W इक्वल्स टू mg को. तभी तो हमारी जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल डाउन होती हैं. ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. मूव भी कर रहा है लेकिन तो भी इक्विलिब्रियम में है, दैट टाइम इट विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. आपका एरोप्लेन ऐसा थोड़ा ना होता है कि उसका वेट W नीचे तो गिर जाएगा, नहीं गिरता, बिल्कुल नहीं गिरता है, क्योंकि जो उसको अपलिफ्ट मिलता है वो उसके वेट को बैलेंस कर देता है. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. फिर से समझ लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. जब भी बॉडी मोशन पे हो और उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, स्टिल उसकी पोजीशन मोशन, उसकी जो स्टेट है मोशन की, वो चेंज ना हो, दैट टाइम इट इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, एक बताया रेन ड्रॉप, एक बताया मैंने आपको एरोप्लेन. अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छा सा है. बहुत सारे बच्चे क्या करते होंगे, छोटे पर तो खेला ही होगा ना, एक रोप लिया या एक थ्रेड लिया, स्टोन टाई किया और घुमाना शुरू किया. अब ऐसा थोड़ा ना होता है कि स्टोन घूम तो रहा है पर बाहर चला जाए या अंदर चला है. नहीं भाई, स्टोन घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, क्योंकि उस पर भी फोर्सेस बैलेंस है. एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है. इसी चैप्टर में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आगे पढ़ेंगे. दैट इज ऑल्सो इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो जो चीजें मोशन में होती हैं और इक्विलिब्रियम में रहे, तो दैट आर नोन एज योर द थिंग्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. नाउ, तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, व्हाट आर द कंडीशंस इंपॉर्टेंट फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो बेसिकली देयर आर 2 कंडीशंस. कौन कौन सी कंडीशन होती है. पहली कंडीशन होती है कि all the forces acting on the body, all the forces acting on the body क्या होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. बैलेंस होने का क्या मतलब है कि उनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए. रिजल्टेंट 0 होने का क्या मतलब है, रिजल्टेंट 0 होने का मतलब है कि लाइक ये ब्लॉक है, इस पे जो mg है नीचे है, इसका n ऊपर है. मैंने कहा इसका रिजल्टेंट क्या है, तो आपने कहा इसका रिजल्टेंट है, टोटल FR लिख ले, फोर्स का रिजल्टेंट, टोटल फोर्सेस कितने लग रही, एक लग रहा है इसका mg डाउनवर्ड्स, ये फोर्स पॉजिटिव होगी, और दूसरा क्या है n, ये फोर्स नेगेटिव होगी क्योंकि अपवर्ड लग रहा है. अपवर्ड डायरेक्शन ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है माइनस में. और हमको एक बात और भी पता है, mg इक्वल्स टू nb होता है. तो क्या लिख लें, तो आपने क्या देखा, इसका रिजल्टेंट कितना आया, 0 आया. तो जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए. 0 आएगा तो ही हमारी फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस होंगी या इक्विलिब्रियम में होंगी. तो पहली कंडीशन लिखते हैं फटाफट कि व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, resultant of all the forces acting on the body must be 0.
शुड बी जीरो। जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है हमारी बॉडी पर, उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसा होना चाहिए, जीरो। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो हमारी लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन के केस में होता है। फोर्स कहाँ काम करती है, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में। जब हम रोटेशनल मोशन पे आते हैं तो खाली फोर्स काम नहीं करता, वहां पे क्या काम करता है, टॉर्क। क्या काम करता है, टॉर्क। और वी कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं हम, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कितने टाइप के मूवमेंट्स पढ़े, तो दो टाइप के मूवमेंट्स हमने बेसिकली पढ़े थे। एक पढ़ा था एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक पढ़ा था क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब हम आते हैं अपने रोटेशनल मोशन पे, तब एक और कंडीशन आ जाती है। तब हमारी एक और कंडीशन आ जाती है, वो कौन सी, अलजेब्रिक सम ऑफ all the algebraic sum of all the moment of forces acting on the body must be जीरो। अच्छा है, पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या लिखा है हमने, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। क्या लिखा है, ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। हमने पढ़ा है दो तरह के होते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर ऐड करें तो उनका समेशन कैसा आना चाहिए, जीरो। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है या रुकी हुई है, अगर रेस्ट की बात करें, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, दैट टाइम जो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, उस पे दोनों के दोनों मोमेंट्स, एक आपका क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो जीरो आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। बेटा कभी भी कंडीशंस पूछेगा आपको, दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ये पहली वाली लीनियर मोशन के लिए अप्लाई होती है, अलग बात है, लेकिन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो पहला रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, और दूसरा ये अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। दोनों की दोनों कंडीशंस लिखनी होती है। हमने कहा लेट अस सपोज ये हमारा क्या है, एक सीसॉ है, ये हमारा सबने देखा होगा। एक बच्चा यहाँ पे बिठा दिया हमने, एक बच्चा यहाँ पे बिठा दिया, ये भी कितना बैठा है, 2 मीटर्स की डिस्टेंस पे, ये भी बैठा है 2 मीटर्स की डिस्टेंस पे। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 30 किलोग्राम्स और इसका वेट भी है कितना, 30 किलोग्राम्स। ठीक है। अगर देखें इस वाले बच्चे का मोमेंट, अच्छा ये हमारा फल्क्रम है। फल्क्रम क्या होता है, पॉइंट ऑफ पाइवट, या इस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेशन होगा। ऑलराइट, तो बात करते हैं, अगर ये जो ए वाला बच्चा है हमारा, और ये वाला बच्चा कौन सा है, बी है। ये ए वाला जो बच्चा है, इसका मोमेंट कितना होगा, ओ के अलॉन्ग मोमेंट क्या होता है, एफ इंटू डी। क्या होता है, एफ इंटू डी होता है हमारा, है ना। और ये तो 30 लिखा हुआ है ना, तो एफ तो हुआ नहीं, ये तो मास लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको mg कर लेते हैं फटाफट, mg इंटू डी, और यहाँ पे भी mg इंटू डी। ध्यान दीजिए, इस बच्चे का मास 30 है, डिस्टेंस 2 है, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं। कितना आया हमारा, ये आया 3 2 जा 6 एंड 600। f इसलिए लिखा है क्योंकि 10 ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, यहां से कितना निकालेंगे, यहाँ पे भी 30 इंटू 10 इंटू 2, कितना आया, 600। देखा, दोनों तरफ इधर भी 600 आया, इधर भी 600 आया। ऑलराइट, इधर भी 600 आया हमारा और दूसरी तरफ भी 600 आया। इसका क्या मतलब है कि जितना मोमेंट इधर प्रोड्यूस हो रहा है उतना इधर भी प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों साइड इक्वल है। तो ये कैसा होगा, अब ना सीसॉ इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। राइट स्टूडेंट्स,
तो यही होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा बच्चे और एक बच्चा कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। दोनों साइड बराबर आ रहा है, हमारा सीसॉ बैलेंस हो गया। ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली योर सेकंड कंडीशन। और जो सेकंड कंडीशन है इसको एक रूल में बाउंड कर दिया गया है, इसको एक रूल में बाउंड कर दिया गया। हमारा उस रूल का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। तो क्या बताने जा रहे हैं आपको, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जरा से भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, बिल्कुल यही होता है जो सेकंड लॉ भी अभी हमने पढ़ा ना, कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। या इसको दूसरे शब्दों में बोले तो क्या बोला था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेसिकली पढ़ते क्यों है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा अज्यूम करते हैं हमारी बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में है तो एक ही कंडीशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट टाइम यूज में आ जाता है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऐसे भी पूछ लेता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, डिफाइन इट। करना कुछ नहीं है, बस इतना सा ही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या होता है, यही जो अभी आपको बताया, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर डेफिनेशन फॉर्म में देखे तो क्या लिखा था, डेफिनेशन फॉर्म में देखे तो बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अराउंड द या अलोंग द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0। और 0 आएगा ही। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होता है, इसको ऐड करेंगे 0 आ जाना है। क्यों, क्योंकि इक्वल है दोनों। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हो गया। फटाफट